हेलो डियर, स्वागत है आप लोगों के हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, अगर बात करें तो हमारा इंग्लिश कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखिए अगर आपको मैं बता दूं तो आप अगर अपने टीचर से या खुद से अगर ये एक्सपेक्ट रखते हैं, ये मतलब उम्मीद रखते हैं कि आपका सिलेबस को 100% कवर कर दिया जाए, तो ये कभी संभव नहीं हुआ है और नहीं होगा। ठीक है, जितना अगर देखा जाए तो मैं 85 से 90% तक आपका सिलेबस कंप्लीट कर चुका हूं और आप कितना किए हैं वह आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी रहा इसका 10%, तो पूरी 10% की तो गारंटी मैं नहीं ले सकता। 5% और सिलेबस जो है आपका, जब हम MCQ कराएंगे, जब हम MCQ जब क्वेश्चन कराएंगे प्रैक्टिस, ठीक है, टेस्ट जब लेंगे तो आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, ओवरऑल अगर ये सोच रहे होंगे कि हमारा 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो ये संभव नहीं हुआ है और यही रियलिटी है जो आपको एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, देखिए तो ऐसा रहा। फिर आपका जीके जो है सेक्शन, उसमें आपका जो है ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है, हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कुछ टॉपिक्स बाकी हैं। तो कल आपको जो है आपका पॉलिटी का पूरा 1 शॉट वीडियो जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कल जो है आपको इस पॉलिटी का, जिसे पॉलिटी जो है वह आपका पूरा का पूरा 1 शॉट जो है वीडियो देखने को मिलेगा, जिसे आप लोग ईमानदारी पूर्वक से देखेंगे और ईमानदारी पूर्वक से उसका नोट्स भी बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको ज्योग्राफी का देखने को मिला है। ठीक है, तो बाकी आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द। क्या पढ़ने वाले हैं? इस शब्द को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? शब्द पढ़ने वाले हैं। देखिए शब्द क्या है ये तो बताने की जरूरत नहीं है। क्या है शब्द, क्या है ये तो बताने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये नीड है कि हम आपको बताएं कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द क्या है। ठीक है, देखिए हिंदी में हमारा ये सेकंड टॉपिक है। इसके पहले हमारा एक लेक्चर जो है अपलोड हो चुका है, जिसे हिंदी वर्णमाला ज्ञान कहते हैं। उसे देख लेंगे तो आपको पूरी जो बेसिक जानकारी है वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखिए शब्द जो है ये रचना के आधार पर इसे हम 3 पार्ट्स में जो है कैटेगराइज किए हैं, 3 भागों में बांटे हैं। कितने? रचना के आधार पर हम 3 भाग में बांटे हैं। कौन कौन से वो है? एक है हमारा ये रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। ये तीनों की तीनों हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट और सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये तीनों। ठीक है, बाकी हम लोग पूरे देखेंगे कि शब्द को किस किस आधार पे हम लोग देखेंगे। जैसे कि हमारा ये फर्स्ट है पॉइंट जो यह टॉपिक समझे आप, ये है कि रचना के आधार पे। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं रचना के आधार पे जो है शब्द कितने प्रकार का होता है। तो ये होता है 3 प्रकार का। कौन कौन सा होता है इसे भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए ये जो है रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। अब कैसे पहचाने कि ये रूढ़ है कि यौगिक है या क्या है। ठीक है, रूढ़ है कि यौगिक है या योग रूढ़ है। अब पहचानने के लिए कोई तरीका होगा। किसे कहते हैं योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। मैं बता दूं कि कुछ तरीके अपनाएंगे हम आपको समझाने के लिए, और मैं उम्मीद भी करूंगा कि आप कोशिश करेंगे उसको समझने के लिए। ये बहुत ही छोटा टॉपिक होगा, बहुत ही एकदम बच्चा सा टॉपिक है ये, तो इसको लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा देर टाइम देंगे तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। क्या है? आपको यहाँ से आपके अपने एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या है? एक क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर 10 से 15 मिनट आप इसमें टाइम अपना देते हैं तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपका संभवतः आपको देखने को मिले। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कि रूढ़ शब्द क्या है। देखिए जिनका कोई खंड सार्थक नहीं होता है लेकिन वे परंपरागत रूप से विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, रूढ़ कहलाते हैं।
मेरे प्यारे एक बात सुनो, अगर आपको इस लैंग्वेज में समझ नहीं आया तो हम अपने लैंग्वेज में आपको बताते हैं। ये कह रहा है कि जिसका कोई खंड सार्थक नहीं हो, यानी कि रूढ़ शब्द वह होता है कि मान लेते हैं कोई शब्द है जिसे हम तोड़ें, खंड मतलब होता है तोड़ना, तोड़ें तो उसका कोई सार्थक ना हो, वो सार्थक उसका अर्थ ना निकले। ठीक है, वो जो शब्द है जो है वो दो टुकड़ों में जब टूटे तो वो दोनों टुकड़े के अलग अलग जब हम देखें तो उसका कोई सार्थक रूप ना दिखे, सार्थक अर्थ ना निकले, उसे ही हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। लेकिन अगर उन दोनों को जोड़कर देखा जाए तो परंपरागत रूप से एक विशेष अर्थ प्रदान करता है। ठीक है, क्या करेगा, वह विशेष अर्थ प्रदान करेगा। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स के तौर पे मैं लिया हूं आपको बताने के लिए। ये देखो पानी, ये पानी जो है मेरे प्यारे, एक बात ध्यान से देखना आप लोग, ये जो पानी है थोड़ा ध्यान से देखो। ठीक है, मैं इसको कुछ समझाने का कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये प जो है पा, ठीक है, और ये नी, ठीक है, पानी हो गया। अब पानी हुआ ना, इसको अगर खंड किए हैं हम लोग, अलग अलग तोड़े हैं, तो अलग अलग जब तोड़े तो यहां से आपको ये समझना होगा कि पा और नहर से नी जो है, पानी जो बनता है, पा का कोई शाब्दिक अर्थ निकल रहा है। पा मतलब क्या होता है, कोई सार्थक रूप है इसका? नहीं है। नी का कुछ नहीं। लेकिन अगर ये पा और नी को हम जोड़ दें तो क्या बन जा रहा है हमारा, ये पानी बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? पा और नी को जोड़ें तो हमारा पानी बन रहा है। वैसे ही अगर बात करें ये हाँ, ठीक है, और यहां देखो थी, ठीक है, ठीक है, थी। अब देखो हाँ जो है इसका कोई शाब्दिक अर्थ है? नहीं है। थी का नहीं है। लेकिन अगर यही दोनों को हम जोड़ दे तो ये हाथी बन रहा है कि नहीं? तो यही चीजें हैं जो आपको समझनी है और कुछ नहीं। अगर आप इसे समझ गए, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ गए, तो फिर इतनी लंबी चौड़ी लाइन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इतनी लंबी चौड़ी जो लाइनें लिखी हैं इसको रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि आप रटो कि इसका खंडन का कोई सार्थक नहीं होता, ये कुछ भी, ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यहां तक समझ गए तो वेरी गुड। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले चीजों को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यौगिक। दो सार्थक खंडों से मिलकर बना होता है, यौगिक कहलाता है। यानी कि बात करें रूढ़ का जस्ट अपोजिट, यानी कि रूढ़ का विलोम, यानी कि रूढ़ का उल्टा। ये कह रहा है कि दो सार्थक खंडों से मिलकर बना होता है, उसे यौगिक कहते हैं। अब क्या है, चलो देखते हैं। यहां देखो एग्जाम्पल कि विद्यालय। विद्यालय क्या है? विद्या धन आलय, ये दोनों क्या है? सार्थक शब्द है। और इन दोनों से मिलकर के जो बना है ये विद्यालय, ये हमारा क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। यौगिक मिश्रण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिश्रण। अब देखो रामायण, राम और आयन, देखो राम तो इसका भी कोई सार्थक अर्थ है, आयन का भी है, और ये दोनों जब मिल रहे हैं तो रामायण बन रहा है। तो देखो इस प्रकार से, यानी कि वह खंड जिसका कोई मतलब सार्थक रूप हो, सार्थक अर्थ निकले और उनसे मिलकर बने शब्दों को क्या कहेंगे? हम यौगिक कहेंगे। जैसे कि कुछ चीजें मैं बता दूं यहां से कि यह संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के बने होते हैं। कौन? यौगिक जो होता है संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के बने होते हैं। मेरे डियर स्टूडेंट, आप ये चीजों में परेशान होंगे कि ये संधि क्या है, समास क्या है, उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है। तो एक बात बता दें कि हम लोगों को ये सारे की सारी चीजें अपने इस हिंदी जो सब्जेक्ट है इसमें कवर करने वाले हैं। तो एक एक करके सारी चीजों को समझ जाएंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हाँ यौगिक क्या है और यौगिक आखिर संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय यौगिक होते कैसे हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखो, प्रधानमंत्री, देवालय, ठीक है, गिरीश, ये सब क्या है? ये संधि है। तो ये सब के सब क्या होंगे? यौगिक होंगे। ठीक है, देखो अगर इससे भी बेहतर तरीके से समझना है
तो यहां से तो कॉन्सेप्ट बन रहा है। अगर और भी ज्यादा अच्छे से समझना है तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस से ही ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो कंसेप्चुअल आपको समझने होते हैं और कुछ चीजें ऐसी होती है कि उनके लिए ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा योग रूढ़। योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनको सार्थक खंडों में बांटा जा सकता है। क्या है? सार्थक खंडों में बांटा जा सकता है, लेकिन उनके खंड अलग अलग अपना अर्थ व्यक्त ना करके मिलकर नए शब्द की ओर संकेत करें। एक बात बता दें कि बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण योग रूढ़ होते हैं। अब बहुव्रीहि समास क्या है? कुछ बच्चे नहीं जान रहे होंगे तो टेंशन ना लो, बस नाम सुनो। जैसे कि बात करें लंबोदर, लंबोदर का अगर खंडन किया जाए तो लंबा जिसका उदर होता है उसे क्या कहते हैं? लंबोदर कहते हैं। लंबोदर, उदर, उदर मतलब क्या होता है? ये किसे कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं। क्या कहते हैं? गणेश जी को। दिनकर, दिनकर किसे कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, ये आपको देखना है, क्या देखना है? ये आपको उत्पत्ति के आधार पे देखना है। क्या है? ये जो है आपके उत्पत्ति के आधार पे जो है शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला हम लोग क्या देख रहे हैं? उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है डियर। अब देखो उत्पत्ति के आधार पे अगर बात करें तो उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है, उत्पत्ति, ठीक है, पत्ती के आधार पर, ठीक है, ओके। ओके, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो हम आपको बता दें कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द जो होते हैं हमारे ये होते हैं हमारे 4 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखो डियर, अब 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं तो अब हम आपको बताते हैं आगे, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे तो आपको हर एक चीज समझ में आएगा, ठीक है। हम लोगों ने देखा क्या, उत्पत्ति के आधार पे जो हमारे शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पे कितने होते हैं? रचना के आधार पे हमें 3 प्रकार को देखने को मिलता है। कितने? ठीक है, रचना, ठीक है, के आधार पे। डियर, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सारी चीजें क्या जरूरत है लिखने की, तो मैं बता दूं कि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रचना के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां जो ये आपको देखने को मिला, ये आपके 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। बात करें कौन कौन सा, तो डियर बात करें कौन कौन सा होता है, तो एक होता है रूढ़, दूसरा यौगिक और दूसरा योग रूढ़, ठीक है, दूसरा योग रूढ़ होता है। तो ये सारी चीजें आपको समझना है। क्या है? ये सारी चीजें आपको समझना है, तभी जा करके आप हर एक चीज को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगले चीजों को, ठीक है, ओके। अब यहां हम देखेंगे कि ये तत्सम शब्द क्या है। तत्सम शब्द जो है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं क्या है, व्युत्पत्ति के आधार पे, ओके। देखो डियर, वैसे शब्द जो हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा में समान रूप, इक्वल, समान रूप से प्रचलित हैं। अंतर केवल इतना है कि संस्कृत भाषा में वे अपने विभक्ति चिन्हों या प्रत्ययों से प्रयुक्त होते हैं और हिंदी में उनसे रहित होते हैं। यानी कि पूरा का पूरा ये लाइन आपसे ये कह रहा है कि वैसे शब्द जो हिंदी और संस्कृत दोनों में आपको देखने में समान लगेंगे, यानी कि इक्वल लगेगा। क्या लगेगा? इक्वल लगेगा, लेकिन अंतर सिर्फ इतना ही दिखेगा कि वो जो संस्कृत में रहेगा तो वो अपने विभक्ति चिन्हों के साथ रहता है
और हिंदी में विभक्ति चिन्हों के साथ नहीं रहता है। विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, जैसे कि संस्कृत में हलंत, अनुस्वार, ये सारी चीजें जो होती है ना, इसे ही हम लोग विभक्ति कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, इसके लिए टेंशन ना लें, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखें तो संस्कृत के कुछ शब्द जो हैं हमारे पास हैं। संस्कृत में अगर देखें तो कर्पूर, ठीक है, कर्पूर, ठीक है। उसके बाद फलम, ठीक है, ये है पर्यटक, ठीक है, और ये है ज्येष्ठ, ठीक है, ज्येष्ठ। और बात करें इन्हीं शब्दों को हिंदी में, तो हिंदी में कर्पूर, पर्यटक या पर्यटक, फलम के फल, ज्येष्ठ के ज्येष्ठ के ज्येष्ठ, ये सेम देखने में आपको लग रहे हैं, तो ये इस प्रकार से इसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। डियर, बात करें तो ये तत्सम शब्द होते क्या है, इसको कैसे पहचाने, तो इन सब चीजों के लिए तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज के लिए हम लोग एक क्लास अलग से लेंगे और उस पे ये पूरे ट्रिक्स और पूरे चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि तत्सम निम्नलिखित में से तत्सम शब्दों को पहचाने या निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों को पहचाने, ठीक है। ये आपसे ये दिया जाएगा कि कर्पूर का तद्भव शब्द क्या निकलेगा, फल का तद्भव शब्द क्या निकलेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अनेकों आपको देखने को मिलेंगे। तो उन सब चीजों के लिए हम लोग हमारी एक अलग से क्लासेस इसके लिए हम लोग देंगे और वहां से सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है तद्भव, ठीक है। तद्भव से तात्पर्य होता है कि उससे भाव या उत्पन्न, उससे मतलब किससे, तत्सम से, ठीक है। वैसे शब्द जो तत्सम से विकास करके बने हैं और कई रूपों में वे उनके समान नजर आते हैं, जैसे कि कर्पूर का कपूर होता है, ये पर्यटक का पलंग, ठीक है, अग्नि का आग आदि एक्सेट्रा, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। पहले यहां पे आप एक शब्द के भेद के रूप में समझ ले, आगे हम लोग इसे एक एक टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है, ओके। तो यहां देखिए देशज और विदेशज। देशज की मैं बात करूं तो वैसे शब्द जो विभिन्न भारतीय भाषाओं या बोलियों से हिंदी में आ गया है, इनका संस्कृत से कोई संबंध नहीं है। जैसे यानी कि देशज यानी कि हमारा अपना देसी भाषा, समझ रहे हो ना मेरे बात को, यानी कि हमारा अपना देसी भाषा, ठीक है। कोई इंसान जो भोजपुरी में किसी ऐसे शब्द को यूज करता है जिसका डायरेक्ट यूज उस शब्द का हिंदी में वैसा ही किया जाता है, उसका कोई रूपांतर नहीं है और ना ही उसका संस्कृत से कोई लगाव है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे तो खिड़की, खुरपा, ये सब क्या है, ये हमारा देशज शब्द है, देसी लैंग्वेज है। गाड़ी, ठीक है, छाती, ठीक है, बाप, बेटा, ये सब का क्या है, ये हमारा देशज शब्द है, यानी कि निजी लैंग्वेज में ये सारी चीजें यूज करते हैं और डायरेक्ट यूज हम लोग हिंदी के शब्दों में इसका ही यूज करते हैं। अब खुरपा के लिए आप हिंदी में कोई और शब्द यूज करते नहीं और ना ही इसका संस्कृत से दूर दूर तक लगाव है। गाड़ी को हम लोग हिंदी में भी गाड़ी कहते हैं और देसी भाषा में भी इसे गाड़ी ही कहते हैं, ठीक है। बाप को हिंदी में भी बाप कहते हैं और ये अपने निजी लैंग्वेज में भी बाप कहते हैं। बेटा वही बात है, ठीक है। अब बात करें पिल्ला, ठीक है, पिल्ला को भी हिंदी में वही कहते हैं, ठीक है। पगड़ी एक अच्छा शब्द है, पगड़ी, ठीक है। तो हिंदी और निजी लैंग्वेज में भी इसका सेम यूज है। बात करें तद्दे दुआ, ठीक है, कटोरा, ठीक है, खिचड़ी, ठीक है। अब बात करते हैं विदेशज, वैसे शब्द जो ना तो संस्कृत के ना ही हिंदी या ना ही अन्य बोलियों के हैं, वे अन्य विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं। यानी कि यही वो ना ही तद्भव होगा, ना ही तत्सम होगा, ना ही संस्कृत का होगा, ना ही हिंदी का होगा, ना ही उर्दू का होगा, किसी भी लैंग्वेज का नहीं होगा। वह डायरेक्ट किसी अन्य जगहों से यानी कि हमारे भारत को छोड़ करके अन्य देशों से लिया गया, विदेशज यानी कि विदेशी शब्द, ठीक है, वेस्टर्न, ठीक है। जैसे कि स्कूल, डॉक्टर, स्टेशन, ठीक है, मास्टर, ऑफिस, प्रेस, कलेक्टर, ये सब क्या है, ये सब आपके विदेशज शब्द है। रजिस्ट्री,
नोटिस, ठीक है, फीस, टीन, स्लेट, डिग्री, पेन, स्टील, ठीक है, रेल, ठीक है, फंड, कमिटी, ये सब हमारे अपने लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, ये सब विदेशी शब्द है। ओके, आगे की ओर बढ़ें, आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये देखो यहां से कुछ चीजों को और देख लें। यहां हम देखेंगे कि प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, हम लोगों ने देखा दो चीजें, और ये तीसरा है हमारा प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्द को निम्नलिखित 8 भागों में जो है 8 भेदों में बांटा गया है, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये 8 जो है क्या है, प्रयोग के आधार पे हैं, और ये 8 को हम लोग एक एक करके टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। क्या है, टॉपिक वाइज जो है हम लोग इसको एक एक करके पढ़ने वाले हैं। क्या है, एक एक करके टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। जैसे कि पहले हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण पढ़ेंगे, संबंध बोधक पढ़ेंगे, समुच्चय बोधक पढ़ेंगे, विस्मयादि बोधक पढ़ेंगे। इस सारी चीजों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। अब नेक्स्ट हमारा है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्न 4 भेद माने जाते हैं। ये 4 है, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। इसे भी हम लोग टॉपिक वाइज करके पढ़ना है, इसलिए हम आपको इसमें इसका कोई भी मीनिंग नहीं समझाने वाले हैं कि अनेकार्थी क्या होता है, एकार्थी क्या होता है, पर्यायवाची क्या होता है, विलोम क्या होता है, इन सब चीजों को। डियर, बात करें तो हमारा तो आज का टॉपिक यहीं पे रहा, लेकिन अभी आपको जाना नहीं है, रुको थोड़ा देर, कुछ चीजें हैं जो आपको देनी है, आप लेकर जाओ। डियर, आज से कुछ एक नया रूल्स चालू होंगे जिसे आपको एक्सेप्ट करना होगा। होमवर्क आपका यही है कि आप क्या करोगे, आप हमें एक चीजों का आंसर दोगे। क्या दोगे, अब वह आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है इसी वीडियो के नीचे, ठीक है, इसी वीडियोस के नीचे आपको देना है। या आप डायरेक्ट करो एक काम कि आप जो है कल, क्या है, आप कल जो है पॉलिटी का जो भी टॉपिक सिलेबस में दिया हूं उसका एनसीईआरटी आप पढ़कर आओगे, ठीक है, एनसीईआरटी आप, ठीक है, आरटी पढ़कर आओगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, सभी को जय हिंद, बाबा डियर स्टूडेंट, फिर मिलते हैं। ओके, ये सारी चीजों की स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ओके, चलो, थैंक यू डियर, बाय बाय।